नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ इज विद शशांक में, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है हर महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज का वीडियो खासतौर पर उन प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं या इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है इस कन्वर्जन के लिए कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कुछ नियम और कंप्लायंस होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कन्वर्जन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, एमसीयू यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की मंजूरी कैसे लेनी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स हमें भरने होते हैं, आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं, और सबसे जरूरी कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज और बोर्ड अप्रूवल्स हमारे को लेनी होती है। अगर आप इन सभी कंप्लायंस को सही तरीके से समझेंगे तो कन्वर्जन की प्रक्रिया ना सिर्फ आसान हो जाएगी बल्कि भविष्य में लीगल ट्रबल से भी आप बच पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना करें। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और नेटवर्क के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपको पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लॉ इज विद शशांक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले हमारे सभी लीगल और कंप्लायंस वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि कंपनी क्यों जो है पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होती है। देखिए, पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होने का जो कंपनी है उसको मेनली देखिए बेनिफिट ये होता है कि उसका एक तो जो रेगुलेटरी डिमांड्स है, ठीक है, उसकी वो कम हो जाती है, मीन्स उसको कंप्लायंसेस कम करने पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू पब्लिक कंपनी में। ठीक है, उसकी जो प्राइवेसी है वो भी आपकी बिल्कुल लिमिटेड हो जाती है। मतलब देखिए, पब्लिक कंपनी होगी थोड़ा सा उसमें जो प्राइवेसी कम होगी, मीन्स आपको ज़्यादा चीज़ें पब्लिक डिस्क्लोजर में डालनी पड़ेगी, लेकिन इन कंपैरिजन टू प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है। कंट्रोल आपका जो है कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाता है, जबकि प्राइवेट में आपका ज़्यादा लोगों के हाथ में भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका फास्ट हो जाता है और कॉर्पोरेट डेटा आपका सेव हो सकता है ना, प्राइवेट कंपनी के अंदर। और इसमें जब हम प्रोसेस को जानेंगे आगे वीडियो में तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारे को कि बोर्ड से हमें क्या क्या अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से क्या हमें अप्रूवल लेनी है, रीजनल डायरेक्टर से हमें क्या अप्रूवल लेनी है। ठीक है, और कि जब हम कन्वर्ट करते हैं कंपनी को प्राइवेट टू पब्लिक में, ठीक है, या सॉरी पब्लिक टू प्राइवेट में, तो इसके अंदर हमारे को कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट होंगी, कौन कौन से इसके अंदर कंपनीज को जो है स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, जिससे कि कंपनी को मोटिवेशन मिलता है ट्रांसफर करने में जो है प्राइवेट के अंदर। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एक एक पॉइंट को जो है डिटेल में। चलिए आइए जानते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच में डिफरेंस के बारे में कि क्यों जो है पब्लिक कंपनी से लोग शिफ्ट होते हैं या कंपनी शिफ्ट होती है प्राइवेट के अंदर। ठीक है, सबसे पहला है हमारा पॉइंट, मेजर जो पॉइंट है वो है ओनरशिप का। ठीक, पब्लिक कंपनी में जो मेजरली जो शेयर होल्डिंग होती है वो होती है जनरल पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास। लेकिन अब वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी में तो वो होती है लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल के पास या फैमिली मेंबर या सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स के पास। इसीलिए जो है प्राइवेट कंपनी में वो हम क्लोजली हेल्ड कंपनी ही बोलते हैं, क्योंकि अमंग जो है फैमिली मेंबर्स के अंदर ही होती है ना। तो अब बात करते हैं दूसरा, शेयर ट्रेडिंग। देखिए, जो पब्लिक कंपनी के शेयर हैं वो ट्रेड होते हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज में। पब्लिक मीन्स यहाँ हम लिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं शेयर ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के कोई भी शेयर जो है वो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं होता है। ठीक है, थर्ड है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो जिसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा है पब्लिक कंपनी के अंदर इन कंपैरिजन टू प्राइवेट कंपनी। ठीक है, फंडिंग आप कैसे कर सकते हैं पब्लिक के अंदर, आईपीओ के थ्रू कर सकते हैं या सब्सिक्वेंट ऑफरिंग मेथड्स आपका एफपीओ के थ्रू कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की तो उसके अंदर हम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जो है या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू ही हम जो है शेयर को अलॉट कर सकते हैं और अपनी फंडिंग ले सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी जो है पब्लिक कंपनी में हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है, पब्लिक डिस्क्लोजर ज़्यादा देना पड़ता है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर ज़्यादा देना पड़ता है। और हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वहाँ पर कॉन्फिडेंशियल होता है इन कंपैरिजन टू पब्लिक कंपनी। ठीक है, कंट्रोल की बात करें तो पब्लिक के अंदर जो है क्योंकि शेयर होल्डर ज़्यादा होते हैं, ओनरशिप स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, तो आपका कंट्रोल भी बढ़ सकता है। लेकिन जो है प्राइवेट के अंदर वही ओनरशिप आपकी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, कुछ लोगों में बटी हुई होती है।
तो जिससे आपका क्या होता है, जो आपके डिसीजंस होते हैं वो जल्दी जल्दी होते हैं और आप उसका जो है ऑपरेशंस और आपका बड़ा इफेक्टिव रहता है उसके अंदर। और लास्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इस पब्लिक के अंदर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट आपका मतलब गवर्नमेंट के आपके लॉज ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस ज्यादा होते हैं, तो आपको वहाँ पे और शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है इनका। और यहाँ प्राइवेट में क्योंकि क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, तो वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं होता है और वहाँ पे अपना ही फैमिली मेंबर्स का होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे कि रीजंस फॉर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी, ठीक है। पहला है लेस रेगुलेटरी बर्डन। तो पब्लिक कंपनीज फेस न्यूमरस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट व्हिच कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। प्राइवेट कंपनीज हैव मोर फ्लेक्सिबल रूल्स, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया रेगुलेटरी बर्डन जो है कम होता है प्राइवेट कंपनीज में इन कंपैरिजन टू पब्लिक कंपनीज, ठीक है। सेकंड है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। प्राइवेट कंपनीज विद फ्यूअर शेयर होल्डर कैन मेक डिसीजन फास्टर। पब्लिक कंपनी के अंदर आपके शेयर होल्डर ज्यादा होते हैं, तो वहां पे पॉसिबिलिटी थोड़ा सा डिले की हो सकती है। थर्ड है enhanced privacy. Public companies are required to disclose a significant amount of information to public, while private companies can operate with more confidentiality. ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में जो है कॉन्फिडेंटिटी जो है वो थोड़ा ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पब्लिक कंपनीज, ठीक है। फोर्थ है ग्रेटर कंट्रोल। इन प्राइवेट कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव मोर कंट्रोल ओवर हु कैन ओन शेयर्स, ठीक है जी। तो प्राइवेट कंपनी में क्योंकि शेयर होल्डर वही क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, फैमिली ओन्ड लोगों के पास शेयर्स होते हैं, तो वहां पे कंट्रोल आपका ज्यादा होता है। जानते हैं लीगल गाइडलाइंस क्या है फॉर कन्वर्टिंग अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट एंटिटी, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके तीन सेक्शंस हम देखेंगे, सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 18, ठीक है। सेक्शन 13 जो डील करेगा वो करेगा अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब हम पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करेंगे तो कंपनी अपना जो मेमोरेंडम है उसको अल्टर करेगी, ठीक है। दूसरा है सेक्शन 14, इसमें हम क्या अल्टर करेंगे, अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो जब हम अपना कन्वर्जन करेंगे पब्लिक टू प्राइवेट, तो इसके अंदर हम जो है अपना एओए अल्टर करेंगे, ठीक है। और सेक्शन 18 जो है कवर करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर कन्वर्टिंग रजिस्टर्ड कंपनीज, ठीक है, और इंक्लूडिंग द नीड टू मेक चेंजेस टू बोथ द एमओए एंड एओए। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर आ जाएंगी और ये तीनों सेक्शंस इसके अंदर डील करते हैं। आइए अब बात करते हैं चेकलिस्ट फॉर कन्वर्जन प्रोसेस की। तो इसमें देखिए 6 पॉइंट्स जो है आपको शो हो रहे होंगे, बट इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें 6 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, बट जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कोई आपको ये ना लगे कि सिर्फ इन 6 पॉइंट्स पे हमें कन्वर्जन प्रोसेस को करना पड़ेगा, नहीं, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, बट सिर्फ मेजर पॉइंट यहाँ पे शो होंगे। तो पहला है चेंज इन नेम क्लॉज इन एमओए, दूसरा है अमेंडमेंट ऑफ एओए, तीसरा है फाइनेंशियल कंप्लायंसेस, चौथा है डिवेंचर एंड डिपॉजिट्स, फिफ्थ है क्रेडिटर एंड डिवेंचर होल्डर लिस्ट, सिक्स है पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। पहला आपको नेम क्लॉज में जो है चेंज करना पड़ेगा एमओए के अंदर, अमेंडमेंट करना पड़ेगा एओए के अंदर, फाइनेंशियल कंप्लायंस में कोई भी आपका जो है डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग के अंदर, चौथा है डिबेंचर एंड डिपॉजिट, आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए डिबेंचर डिपॉजिट और उससे रिलेटेड इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर। सिक्स्थ आपके पास जो है क्रेडिटर लिस्ट और डिबेंचर होल्डर लिस्ट जो है वो है मस्ट बी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए डिटेल लिस्ट, और आपको जो जब आप कन्वर्जन कराएंगे तो उसका आपको एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना पड़ेगा लोकल और इंग्लिश लैंग्वेज में। लोकल मीन्स वर्नाकुलर लैंग्वेज में आपको बताना पड़ेगा पब्लिक और क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो ये आप जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कन्वर्जन प्रोसेस का। अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी के बारे में। तो सबसे पहला जो स्टेप हमें फॉलो करना है कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर वो होगा बोर्ड मीटिंग को कन्वीन करना, ठीक है। द प्रोसेस बिगिन विद अ बोर्ड मीटिंग, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी present at that meeting and hold a meeting to approve the proposal to convert the company from public to private, ठीक है। जो डायरेक्टर्स है उनको पहले प्रपोजल करना पड़ेगा कन्वर्ट करने का फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, ठीक। सेकंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन व्हिच नीड्स टू बी अलाइन विद द प्राइवेट लिमिटेड स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको जो है अमेंडमेंट सजेस्ट करने पड़ेंगे एमओए और एओए के अंदर,
जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्ट्रक्चर से अलाइंड होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो सारे चेंज होंगे ये होंगे सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स, जो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ठीक है। कि जो है जो भी हम प्रोसेस अप्रूव करेंगे बोर्ड मीटिंग के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो आपका सब्जेक्ट टू अप्रूवल होगा शेयर होल्डर पे। जब तक वो शेयर होल्डर अप्रूव नहीं करेंगे तब तक आपका वो माना नहीं जाएगा। सेकंड स्टेप है कन्वीनिंग ए जनरल मीटिंग, ठीक है। तो जनरल मीटिंग से यहाँ पे मीनिंग है एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है, ईजीएम। The company must call a general meeting of shareholder by issuing a notice of at least 21 days before the meeting date, ठीक है। तो 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए जनरल मीटिंग को कॉल करने के लिए। बट आप शॉर्टर नोटिस पे भी मीटिंग कॉल कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू कि आपके 95% जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी आपको अप्रूवल होनी चाहिए जनरल मीटिंग को कॉल करने की, ठीक है। तो उस मीटिंग में क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा जिसमें 75% ऑफ द शेयर होल्डर जो है कन्वर्जन को अप्रूवल करेंगे, ठीक है। शेयर होल्डर उसको अप्रूव करेंगे, साथ साथ शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे मॉडिफिकेशन एमओए और एओई के अंदर, ठीक है। तो दोनों चीज जब हो जाएंगी उसके बाद फिर हमारा आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा कि हमें क्या क्या फॉर्म फाइलिंग करनी है, आइए आगे वो देखेंगे। तो हमारा बोर्ड मीटिंग कन्वीन हो जाएगी और आपका जनरल मीटिंग कन्वीन हो जाएगी, उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा एमजीटी 14 को फाइल करने का, ठीक है। उसके बाद हम एमजीटी 14 फाइल करेंगे 30 डेज के अंदर आरओसी को, ठीक है। जब हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा उसके विद इन 30 डेज के अंदर हमें एमजीटी 14 फाइल करना है। तो उसमें हम क्या क्या लगाएंगे, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन का सीटीसी, ठीक है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, नोटिस एंड मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग, ठीक है, ईजीएम के मिनट्स और एजीएम के मिनट्स और उसका नोटिस, और एमओए एओए। अब देखिए पहले आपको फिजिकल एमओए एओए लगाना पड़ता था, बट अब जैसे ही आप जो है फाइल जो पर्पज होता है एमजीटी 14 का, उसमें आप सिलेक्ट करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, तो आपका जो एमओए और एओए है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको मैनुअल एमओए और एओए लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप ये सबसे अब ईजी हो गया है जो है जो स्टेक होल्डर्स है उनके पर्पस के लिए भी। तो ये तीनों चीजें आप अटैच करेंगे और अपना एमजीटी 14 फाइल कर देंगे और उसके अप्रूवल का हम वेट करेंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप्स है एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम RD1 फॉर्म फाइल करेंगे विद इन 60 डेज ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे स्टेप्स लिखा है एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर, बट उससे पहले हम जो है जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनको, ठीक है, और आपका इनकम टैक्स को और आपका आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी एक एक कॉपी सर्व करते हैं कि आप जो है कन्वर्जन प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। उनकी भी आप एक अप्रूवल वो दे ना दे, बट आपको उन सबको जो है एक एक एप्लीकेशन की कॉपी उनको देनी होती है, ठीक है जी। उसके बाद आप RD1 में एप्लीकेशन फाइल करेंगे रीजनल डायरेक्टर को विद इन 60 डेज ऑफ पासिंग ऑफ एसआई, ठीक है, जिसमें आप क्या क्या लगाएंगे। सबसे पहला होगा कॉपीज ऑफ द अपडेटेड एमओए एंड एओए। अपडेटेड एमओए एंड एओए मींस यहाँ पे ई एमओए एंड एओए की बात हो रही है, जो आपने एमजीटी 14 में आपका ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ओपन होता है, ठीक है। सेकंड आप लगाएंगे मिनट्स जनरल मीटिंग के, ठीक है, और जहाँ पे वो अल्टरेशन पास हुआ है, और अगर आपने जो है वोट कास्ट इन फेवर और अगेंस्ट में अगर आपके हैं वो है तो आप वो लगाएंगे, अगर नहीं है तो फिर उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। एक कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन और पावर ऑफ अटॉर्नी डेटेड नॉट अर्लियर देन 30 डेज एज द केस में बी ऑथराइजिंग टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर सच कन्वर्जन, ठीक है। दूसरा आप लगाएंगे पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी जो है जिसमें आप ऑथराइज करेंगे प्रोफेशनल को फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन, ठीक है। फिर आप लगाएंगे एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर जो मोर देन 30 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए जब आप RD1 फाइल करेंगे तब, ठीक है। जिस डेट का आपका RD1 होगा उससे प्रीवियस 30 डेज से पुरानी वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी 1 तारीख की क्रेडिटर लिस्ट है तो आप जो है 30 तारीख से बाद जो है फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते हैं, अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एक डिक्लेरेशन लगाएंगे हम की मैनेजर पर्सन की अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये कंपनी जो है वो लिमिट करेगी मेंबर्स की अप टू 200,
और जो है कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी एज पर दी कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद कंपनी फिर एक डिक्लेरेशन और लगाएगी केएमपी का कि वो कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं करेगी सेक्शन 73 76 ए का, 177 का, 178 का, 185, 186, 188 का, ठीक है। उसके बाद फिर एक और डिक्लेरेशन लगाएगी कि कंपनी ने सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 जी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम पे जो एमजीटी 14 पब्लिक कंपनी फाइल करती है, उन्होंने वो सारे के सारे फॉर्म्स फाइल किए हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने कोई भी रेजोल्यूशन उनका पेंडिंग नहीं है। और अगर उन्होंने कोई भी स्पेशल अप्रूवल उन्हें अगर लेनी हो जो है स्टॉक एक्सचेंज से, तो उन्हें वहां से वो अप्रूवल की कॉपी भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद उन्हें एक इंग्लिश पेपर में और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। और जिससे नोटिफाई हो सके क्रेडिटर और जो क्रेडिटर्स को और जो स्टेक होल्डर्स को। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्रेडिटर एंड डिवेंचर होल्डर लिस्ट सबमिशन। मतलब उस एप्लीकेशन के अंदर जो आरडी एप्लीकेशन है उसके अंदर हम एक डिटेल लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डर की लिस्ट सबमिट करेंगे और नो ऑब्जेक्शन जो हमें मिली है क्रेडिटर और जो स्टेक होल्डर्स है उनसे हम उसके अंदर अटैच करेंगे, ठीक है। और आरडी अप्रूवल जब हमारे को रीजनल डायरेक्टर जो है उनकी अप्रूवल अगर हमें मिलती है, अगर वो उन्हें लगता है कि जो हमारे सारी एप्लीकेशन जो है वो सेटिस्फैक्टरी, कोई ऑब्जेक्शन उन्हें नहीं है, तो वो अपना जो है ऑर्डर पास कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमारे को मैक्सिमम 2 रिसबमिशन ही अलाउ होगी। तो जैसे आरडी जो है अपना अप्रूवल दे देंगे, उसके बाद हमारे को आईएनसी 28 फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ अप्रूवल के, ठीक है। जैसे हम आईएनसी 28 फाइल कर देंगे वैसे ही हमारा जो प्रोसेस है कन्वर्जन का वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब हम आईएनसी 28 फाइल करेंगे तो उसके साथ साथ हमें आईएनसी 27 भी फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी कन्वर्जन जो है प्रोसेस के लिए कि हम अपनी कंपनी को कन्वर्ट करा रहे हैं पब्लिक टू प्राइवेट में, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप्स थे। बट इस स्टेप्स के अलावा अभी हम कुछ और चीजें जानते हैं कि हमारे को जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें और मेंशन करनी पड़ेगी, जो कि डील करता है रूल 41 ऑफ द इनकॉर्पोरेशन रूल, ठीक है। तो रूल 41 और सब रूल 2 के अकॉर्डिंगली एवरी एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सब रूल 1 शैल सेट आउट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसमें फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपकी मेंशन होना जरूरी है। 5 चीजें उसके अंदर आपके एप्लीकेशन में मेंशन होनी जरूरी है। पहला, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग जिसमें आपका अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल अप्रूव हुआ था, ठीक है। सेकंड, आपका डेट ऑफ जनरल मीटिंग जब प्रपोज अल्टरेशन आपका जिसमें अप्रूव हुआ था। कहता होगा रीजन फॉर कन्वर्जन इनटू अ प्राइवेट कंपनी, इफेक्ट ऑफ सच कन्वर्जन ऑन शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर्स इफ एनी और एनी अदर रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। आपको कन्वर्जन का रीजन देना पड़ेगा। तो आपका होगा कि आपने प्रीवियस 5 ईयर्स में कोई भी कन्वर्जन किया है कि नहीं किया। अगर किया है तो उसका आउटकम मीन्स उसकी कॉपी ऑफ ऑर्डर आपको लगानी पड़ेगी। और फिफ्थ, कि आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है कि नहीं है, ठीक है। ये 5 चीजें आपको अपनी एप्लीकेशन में जो है मेंशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसमें आप जो है एप्लीकेशन जब आप फाइल करेंगे तो आप उसके अंदर एक बहुत ही मतलब मेजर चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वो है कि एज पर रूल्स 31 सब रूल 5 के अकॉर्डिंगली, ठीक है, कंपनी शैल एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन मींस जब कंपनी एप्लीकेशन फाइल करेगी उसमें एटलीस्ट 21 दिन का डिफरेंस होना चाहिए जब वो जो ये 3 चीजें हैं उसको जब वो चीजें डिस्पैच करेगी, ठीक है। मीन्स कि अगर कंपनी 22 तारीख को आरडी1 फाइल कर रही है, ठीक है, तो उससे 21 दिन पहले यानी 1 तारीख को, तो इन 3 चीजों को उसको 21 दिन के गैप के बाद करना है, ठीक है। तो अगर वो आरडी1 22 तारीख को कर रही है तो वो 1 तारीख तक का वेट करेगी और 1 तारीख से पहले उसको 3 चीजें फाइल करनी पड़ी। क्या है वो चीजें? इसे 25 जो है वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी, ठीक है। और रजिस्टर्ड पोस्ट से जो है इंडिविजुअल नोटिस भेजेगी डिवेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर को, और एक्नॉलेजमेंट मतलब मीन्स जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेगी रीजनल डायरेक्टर और रजिस्ट्रार को, ठीक है। तो ये तीनों चीजें 21 डेज का गैप होना चाहिए। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर कंपनी ने 1 तारीख को ये भेजा है तो उसे आरडी1 फाइल जो करना होगा वो 21 दिन के बाद करना होगा, यानी 22वें या 23वें दिन फाइल करना होगा, ठीक है। अगर 1 तारीख को कर दी थी तो उसे ये 22 या 23 तारीख को आरडी1 फाइल करना पड़ेगा एज पर
रूल 41 सब रूल 5। तो यहाँ पे हमारे जो स्टेप्स है वो हमारे स्टेप्स यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो स्टेप्स है कन्वर्जन के वो समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे कन्वर्जन के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला होता है सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, दूसरा है कंट्रोल्ड शेयर ट्रांसफर, तीसरा है इंक्रीज्ड प्राइवेसी, चौथा ग्रेटर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये चार हमारे इसके अंदर बेनिफिट्स है कन्वर्जन के। पहला था सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, तो प्राइवेट कंपनी फेस फ्यूअर रेगुलेटरी हर्डल्स एंड लेस फ्रीक्वेंट फाइलिंग रिक्वायरमेंट। तो कंप्लायंस उनके लिए इजी है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट पब्लिक कंपनी। शेयर ट्रांसफर जो कंट्रोल्ड है, ठीक है, मतलब अमंग्स द फैमिली मेंबर्स ही होगा या मेंटेन होगा जो है जो भी शेयर होल्डर्स है उनके बीच में। प्राइवेसी इंक्रीज होगी, पब्लिक को हमें ज्यादा डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। और हमारी जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्योंकि लोन टू डायरेक्टर दे सकती है विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये हमारे को फाइनेंसेस हमारे से ज्यादा मैनेज होगा और फ्लेक्सिबिलिटी हमारी जो है वो बढ़ेगी। ये कंक्लूजन के बारे में, तो कन्वर्टिंग अ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी brings a host of benefits, including reduced regulatory demands and improved control over decision making and share ownership. The conversion process is well defined, involving board and general meetings, legal submission, regional director approval. Understanding the contrast between the public and private corporation can aid business in determining if this change aligns with their goals. For companies focused on simplifying compliance and enhancing operational oversight, this conversion can be a pivotal move. ठीक है, तो बेसिकली देखिए पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में जाने पर हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी जाने क्या क्या बेनिफिट्स हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हमारी इससे कम हो जाएगी। ठीक है, हमारा कंट्रोल बढ़ जाएगा ओनरशिप के ऊपर, डिसीजन मेकिंग हमारी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसमें हमारे बहुत सारे जो है स्टेप्स इन्वॉल्व थे जो हमने ऑलरेडी जाने हैं कि क्या क्या हमारे को जो है स्टेप्स करने, बोर्ड मीटिंग करनी है, जनरल मीटिंग करनी है, क्या क्या हमारे लीगल सबमिशंस है, रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल हमारे को चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो हमने उस तक के प्रोसेस में जाननी है। ठीक है, और हमने बेसिकली ये भी जाना कि जब हम पब्लिक से प्राइवेट में जाते हैं तो हमारे जो है जो कंपनी के गोल होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे चीजें हमारे लिए सिंप्लीफाइड होगी तो हमारे को इससे बेनिफिट मिलेगा और हमारा आगे चल के जो चीजें हमारी वो इफेक्टिव होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है स्टेप्स जो थे कन्वर्जन के वो समझ में आए होंगे और क्या क्या हमारे को चीजें फाइलिंग रिक्वायरमेंट होती है जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं कन्वर्जन की, उसके अंदर वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने विस्तार से जाना कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है, किन किन कंप्लायंसेस और लीगल रिक्वायरमेंट का हमें पालन करना होता है और कैसे आप इसे सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या कंपनी लॉ में दिलचस्पी रखते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों, कलीग्स और नेटवर्क में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपने अभी तक हमारा चैनल लॉ इज विद शशांक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी बिजनेस, लीगल टॉपिक्स और कंप्लायंस लॉ से रिलेटेड जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।